नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर बातचीत करेंगे उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा है चुनाव को लेकर। देश का कोई भी चुनाव रहा हो, किसान हमेशा चर्चाओं में रहे, घोषणाओं में रहे और अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। आगे 2024 का चुनाव, तो किसानों को लेकर के फिर से घोषणाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन बीते 9 सालों में कैसे मोदी सरकार ने किसानों की जिंदगी बदली, तो वहीं दूसरी अहम खबर जिस पर हम बातचीत करेंगे वो है सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई। दर्शन हीरानंदानी ने कैसे महुआ की मुश्किलें और बढ़ा दी है, उस खबर पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करते हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया। जेपी नड्डा, अमित शाह बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे भी यहां इस मीटिंग का हिस्सा हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना की आ सकती है लिस्ट। तो चुनावी सरगर्मी पूरी तरीके से तेज है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और इसको लेकर के बीजेपी कमर कस रही है। और न केवल बीजेपी बल्कि तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त अपने अपने प्रत्याशियों को जोड़ने में लगी है। इसी बीच दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। जेपी नड्डा, अमित शाह यहां बीजेपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आपको वसुंधरा राजे दिख रही हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर मीटिंग चल रही है चुनाव को लेकर के, जो कि प्रत्याशियों की सूची लगातार बीजेपी की तरफ से जारी की जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, चुनाव समिति की ये बैठक और इसका हिस्सा गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त हैं। बीजेपी मुख्यालय से मेरे सहयोगी आनंद कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट, अंदर खाने क्या कुछ बातचीत हो रही है? शिखा, मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये बीजेपी मुख्यालय है जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक, जो कि सीईसी बैठक है। अगर इस बात करें इस बैठक की, तो ये इस मुद्दे से महत्वपूर्ण है कि इस बैठक के बाद तमाम वो उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी जो पार्टी है वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देती है। और इस वक्त आप देखेंगे 5 विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर, जिसमें से आज जो सीईसी होगी उसमें सबसे बड़े राज्यों के तौर पर देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात करें तो पहली सीईसी हो रही है। लगातार कोशिशें कर रही थी, साउथ का गेट तेलंगाना को बीजेपी मान रही है, जिसके चलते वो साउथ में एंट्री कर सके। और अगर राजस्थान देखें तो राजस्थान, अगर भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। उसको लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि राजस्थान पे कैसे भी कांग्रेस जो सत्तारूढ़ी पार्टी है उसको हटाया जा सके और आप खुद काबिज हुआ जा सके। और मध्य प्रदेश आप खुद जान रहे हैं, मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने हर संभव कोशिश की थी। खुद इसको अमित शाह लीड कर रहे थे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। तो जो 5 विधानसभा हो रहे हैं उसको लेकर लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि प्रचार प्रसार, पॉलिसी से लेकर तमाम वो चीज़ें जिससे इसकी रणनीति पर विचार किया जा सके, तय किया जा सके। उससे पहले जो सबसे बड़ी रणनीति होती है या कहीं सबसे बड़ा रण होता है वो है उम्मीदवारों को लेकर। राजस्थान में पहले ही एक सूची जारी हो चुकी है, मध्य प्रदेश में 2 जारी हो चुकी है। तेलंगाना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैठक है कि पहली सूची आज इस सीईसी के बाद जारी होगी। छत्तीसगढ़ में पहले ही 3 लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आप देखिए, पार्टी अगर कहीं बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि इस सीईसी के बाद अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सके, जिससे उम्मीदवारों को थोड़ा समय मिल सके अपने प्रचार प्रसार करने का। और उसके साथ साथ इस सीईसी के बाद नेता, कई अपने आप 3 नेता कहें, जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम कुछ देर के लिए बैठेंगे, जो कि स्ट्रैटेजी पे विचार करेंगे कि इन चुनावों में कैसे उतरना है, क्या पॉलिसीज होगी, तमाम वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो कि जिसको लगातार पब्लिक के बीच में पार्टी पहुंचाना चाह रही है, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं चीजों को लेकर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है किसी भी हालत में। और इससे भी महत्वपूर्ण आनंद इस वक्त ये है कि स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्योंकि ये 5 राज्य ही बहुत अहम हैं और खास तौर पर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र होगा, क्योंकि 2024 से आम चुनाव है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम राज्यों में जो लोकसभा सीटें हैं उस पर भी नजर बनी रहेगी बीजेपी की। शिखा, आप देखिए, जो टाइमिंग है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी हर वो संभव कोशिश करना चाहती है कि तमाम विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत सके। और ये जीत कहीं ना कहीं उस पार्टी के साथ साथ तमाम वर्कर्स में एक मोरली पहुंचेगी और मोटिवेशन के तौर पर काम करेगी, जिससे तमाम वो वर्कर जब सड़क पर उतरेंगे, अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ उसके मोरल पर इंडिकेट करेगी। और लोकसभा चुनाव, जो कि देश के सबसे बड़े चुनाव में से एक होता है, वर्ल्ड में इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है।
एक 40 करोड़ भारतीय वोट डालेंगे और दुनिया में इसकी इलेक्शंस को लेकर लगातार तमाम देश खुद देखते हैं कि इतना बड़ा इलेक्शंस भारत में कैसे होते हैं, तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही बड़ा रोल निभाएंगे। और ये समय देखते हुए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। बिल्कुल आनंद, 140 करोड़ जनता ये डिसाइड करेगी कि आम चुनाव में ये जो सियासी मुकुट है वो किसके सिर पर सजे। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच चलिए सियासी खबरों में और आगे बढ़ते हैं। 2024 के चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे हैं जिन पर सियासी दलों का पूरा फोकस है, लेकिन इस देश में किसानों की बात किए बिना कोई चुनाव नहीं होता। जब जब देश में चुनाव हुए तो सियासी लोगों ने किसानों की आय दोगुनी करने, ऋण माफ करने के वादे किए। सरकारों ने ये ऋण माफ भी किए और अब एक बार फिर से किसान सियासत के केंद्र में है। बीते 9 साल में जिस तरीके से फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई, उससे ज्यादा फसलों का खरीद मूल्य दोगुना होने के करीब पहुंच गया है। मसूर की एमएसपी दोगुनी से ज्यादा हो गई। मोदी सरकार कैसे किसानों के जीवन में सुधार ला रही है वो आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। जून 2023 में कई फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। सितंबर में कुछ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। अब 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। कई फसलों की एमएसपी 6000 से भी ज्यादा रखी गई है। एमएसपी बढ़ने से किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। धान, मूंग, उड़द, मक्का की एमएसपी बढ़ाई गई। मूंग दाल की एमएसपी में 10% की बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता महंगाई पर काबू करना है। खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मोदी सरकार की मंजूरी मिली। मूंग की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई। मोदी सरकार का देश में दालों के उत्पादन पर भी पूरा फोकस है और पूरा जोर है। तो ये तमाम फैसले बताते हैं कि मोदी सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। और इतना ही नहीं, कई योजना के जरिए किसानों के जीवन में बदलाव लाने की भी कोशिश केंद्र सरकार द्वारा हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पशुधन बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, साइट हेल्थ कार्ड और नीम कोटेड यूरिया, ये तमाम सुविधाएं किसानों को दी गई है। अब मोदी सरकार बीते 9 सालों से किसानों के हित में काम कर रही है, खाते में पैसे दे रही है। तो उधर अब 5 राज्यों में चुनाव है, तो कांग्रेस भी किसानों से कई वादे इस वक्त कर रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में राहुल गांधी ने किसानों से कई वादे किए, जिनमें तेलंगाना में हल्दी किसानों को 12 से 15 हजार रुपए प्रति क्विंटल दाम देने का वादा हुआ है। तेलंगाना में हर फसल पर एमएसपी से 500 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा। मध्य प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर बिजली फ्री मिलेगा। किसानों के बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। किसानों पर लगे आंदोलन के मुकदमे भी वापस ले लिए जाएंगे। ये तमाम वायदे किए गए हैं। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कैश ऑफ क्वेरी मामले में फंसती हुई नजर आ रही हैं। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एक लेटर जारी करके महुआ पर गंभीर आरोप लगाए। उधर महुआ मोइत्रा ने सांसद निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय अनंत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। साथ ही महुआ के कोर्ट से उनकी मांग ये भी है कि इन दोनों लोगों को किसी भी तरह की बयानबाजी करने से रोका जा सके। लेकिन दर्शन हीरानंदानी ने महुआ पर क्या क्या आरोप लगाए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को स्पष्ट तरीके से आपको समझाते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। पैसे के बदले संसद में सवाल, आरोप क्या है? संसद में सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए हैं। किसने आरोप लगाया? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। और महुआ की सफाई है कि आरोप बेबुनियाद है और राजनीतिक साजिश के तहत मेरे पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। शिकायत संसद की आचार समिति के पास इस वक्त है। तो एक ही प्लेट में और ये तमाम बातें जो हैं ये रखी गई हैं महुआ मोइत्रा की तरफ से, और निशिकांत दुबे लगातार बार ये आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा पर जल्द कार्रवाई की जाए। अब आपको बताते हैं कि बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने पत्र जारी करके जो आरोप लगाए वो दरअसल क्या है। महुआ ने हीरानंदानी से अडानी की कंपनी की जानकारी ली। अडानी की जानकारी लेकर के महुआ ने संसद में सवाल पूछे, यही आरोप है उन पर। संसद में पूछने के लिए अडानी के खिलाफ सवाल ड्राफ्ट करवाए गए। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर वो मशहूर होना चाहती थी, ये भी गंभीर आरोप है। मोदी पर हमले के लिए उन्होंने अडानी का रास्ता चुना। अडानी पर सवाल उठाने में वो हमारी मदद चाहती थी। सांसद के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया। मैंने उससे संसद में पूछने के लिए सवाल भेजे। महुआ ने सरकारी बंगले के रेनोवेशन और महंगे गिफ्ट्स इसके बदले लिए। विदेशी यात्राओं पर हमसे खर्च करवाया। वो हर कीमत पर अपनी मांग को पूरा करवाना चाहती थी। ये तमाम बातें हीरानंदानी की तरफ से कही गई। हीरानंदानी के इन आरोपों पर महुआ मोइत्रा ने भी पलटवार किया, उन्होंने सफाई पेश की है। अब महुआ का कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि दर्शन हीरानंदानी को जब ना तो सीबीआई ना
एथिक्स कमेटी और ना ही किसी जांच एजेंसी ने समन भेजा, तो फिर उन्होंने ये एफिडेविट किसको दिया? जो एफिडेविट दिया गया वो ऑफिशियल लेटर पर नहीं है और ना ही नोटरी किया हुआ है। देश के सम्मानित कारोबारियों में से एक सफेद कागज पर इस तरह के पत्र पर साइन क्यों करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए उसके सिर पर बंदूक न रखी गई हो? लेटर में दी गई जानकारी एक मजाक है, ये स्पष्ट रूप से पीएमओ में बैठे किसी आधे अधूरे व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है। ये प्रतिक्रिया महुआ मोइत्रा की तरफ से है। महुआ मोइत्रा के मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। 14 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट के वकील जयानंद देहद्राई ने महुआ के खिलाफ सीबीआई से शिकायत दर्ज की। 15 अक्टूबर को वही शिकायत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला से की और सस्पेंड करने की महुआ मोइत्रा की मांग की। 16 अक्टूबर को दुबे ने अश्विनी वैष्णव से महुआ की लॉगिन आईडी और आईपी की जांच करने की मांग की। फिर 16 अक्टूबर को ही महुआ ने भी सभी सांसदों की सीडीआर और लॉगिन डिटेल्स मांगी। 17 अक्टूबर को दुबे की शिकायत को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को सौंपा। महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की। 18 अक्टूबर को लोकसभा ने नोटिस जारी करके 26 अक्टूबर को निशिकांत दुबे को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने को कहा। 19 अक्टूबर को बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट में महुआ का लॉगिन डिटेल इस्तेमाल करना स्वीकार किया। 20 अक्टूबर को महुआ ने सरकार पर दर्शन के सिर पर बंदूक रखकर एफिडेविट साइन करवाने का आरोप लगाया। 20 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में दुबे और अन्य के खिलाफ महुआ ने मानहानि का मामला दर्ज करवाया और इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने महुआ के मानहानि मामले की सुनवाई भी की। महुआ मोइत्रा के मामले में जो एथिक्स कमेटी है उसमें एक अध्यक्ष हैं और 14 सदस्य हैं। 14 सदस्यों में 6 बीजेपी के सांसद हैं, 4 कांग्रेस के सांसद हैं, शिवसेना, जेडीयू, सीपीएम और बीएसपी से एक एक सांसद हैं, जबकि कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर हैं। तो कमेटी में कौन कौन है वो भी आपको बता देते हैं डिटेल के साथ। अध्यक्ष है विनोद सोनकर जो है सांसद कौशाम्बी से। सदस्य कौन कौन है? विष्णुदत्त शर्मा सांसद खजुराहो, सुमेधानंद सरस्वती ये सांसद है सीकर से, अपराजिता सारंगी सांसद भुवनेश्वर, डॉक्टर राजदीप रॉय सिलचर से सांसद है, सुनीता दुग्गल सिरसा से सांसद हैं, सुभाष भामरे धुले से सांसद हैं। इसके साथ ही विथिलिंगम वी पुडुचेरी के सांसद, एन उत्तम कुमार रेड्डी नलगोंडा से सांसद हैं, बालशौरी वल्लभा ने भी ये भी सांसद हैं, परनीत कौर भी सांसद है पटियाला से, हेमंत गोडसे नासिक से सांसद हैं, गिरधारी यादव बांका से सांसद, पीआर नटराजन कोयम्बटूर से सांसद हैं और कुंवर दानिश अली अमरोहा से सांसद हैं। ये जिन्होंने पत्र डाला वो इस विषय बोलेंगे। महुआ मोइत्रा से संबंधित कंप्लेंट मेरे पास आई है, माननीय लोकसभा स्पीकर के द्वारा पत्र मुझको भेजा गया है और वो पत्र कंप्लेन है निशिकांत दुबे जी के द्वारा माननीय लोकसभा स्पीकर को दिया गया था। उसको लेकर 26 तारीख को एथिक्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है और निशिकांत और साथ में जो सम्मानित वकील साहब हैं उन दोनों लोगों को सम्मन जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है कि वो आके इससे संबंधित जो भी साक्ष्य हैं वो लाकर एथिक्स कमेटी को उपलब्ध कराएं। तो एथिक्स कमेटी की जो अध्यक्ष है विनोद सोनकर, उनको आप इस वक्त सुन रहे थे। एआईएमआईएम की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी अब दोनों से सवाल पूछा है। ओवैसी ने पूछा है कि कांग्रेस मुझे बीजेपी की बी टीम कहती है और बीजेपी कांग्रेस की बी टीम कहती है, तो बता दिया जाए कि आखिर मैं टीम किस में हूँ और किसकी बी टीम हूँ। दरअसल तेलंगाना की 119 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओवैसी की पार्टी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने भी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा, जिसके बाद ओवैसी भड़क उठे और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। अब इस सियासी दलों का क्या रिएक्शन है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ओवैसी के बारे में तो दुनिया जानती है, ओवैसी को तो सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ मीडिया के लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सब लोग जानते हो कि वो किस तरीके के आदमी है। वो भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाला इंसान है। भारतीय जनता पार्टी जो टुकड़े उनको देती है उस पर वो पलते हैं, उस पर बोलते हैं। जो अमित शाह की तरफ से स्क्रिप्ट आ जाता है वही ओवैसी साहब बोलते हैं। और राहुल जी जैसा आदमी जो दहाड़ के लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, दबा के लड़ रहा है और निश्चित तौर से उखाड़ के 2024 में भारतीय जनता पार्टी को फेंकेंगे और 5 स्टेट में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस हो चाहे सपा हो बसपा हो, ये सब पिछड़े दलित मुसलमानों के दुश्मन हैं। उनका हक लूटने वाले लोग हैं, उनको हिस्सा देने वाले लोग नहीं हैं। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया,
सपा ने तो इतना विकास कर दिया, 1% भी नहीं रह गए नौकरियों में। यही ना विकास है। इसी से ओवैसी जी सही कह रहे हैं, ये जो रो रहे हैं, गा रहे हैं ना, ये सब रोने गाने से नहीं, ये सब जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो अलग अलग दिखा रहे हैं, ये सब हक लूटने वाले लोग हैं। तो जाहिर तौर पर चुनावी सरगर्मी इस वक्त तेज है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खुद को इस वक्त भुनाने में जुटी हुई है।